हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट और पीजीटी के हिंदी साहित्य के लिए हम लोगों ने पीवाईक्यू और एमसीक्यू का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम चैप्टर वाइज जो है डेली क्वेश्चंस करते हैं। तो उसमें आज हम जो है हिंदी भाषा और उसका विकास इस चैप्टर से क्वेश्चंस ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, विश्व भाषा परिवारों के तुलनात्मक अध्ययन का आधार क्या है? ऑप्शंस हैं ध्वनि, शब्द रचना, रूप रचना या वाक्य रचना। तो विश्व भाषा परिवारों के तुलनात्मक अध्ययन का जो आधार है वो ध्वनि भी है, शब्द रचना भी है, रूप रचना भी है और वाक्य रचना भी है। तो ये चारों ही इसका आधार है। तो चारों आंसर सही हो जाएंगे। भाषा विज्ञान में क्या होता है? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसमें ध्वन्यात्मक साम्य, व्याकरणिक संरचना, रूप और शब्द संरचना और वाक्य विन्यास सभी को आधार बनाया जाता है। सर विलियम जोन्स ने 1786 में सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार की संकल्पना दी थी। और तुलनात्मक अध्ययन के दो मुख्य आधार होते हैं, एक होता है आकृतिगत और दूसरा होता है पारिवारिक। अगला सवाल देखते हैं, विश्व भाषा परिवारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 10, 11, 12 या 13? तो भी विश्व भाषा परिवारों की कुल संख्या मानी गई है 12। अधिकांश भाषा विज्ञानी जैसे भोलानाथ तिवारी विश्व भाषाओं को मुख्य रूप से 12 से 14 में विभाजित करते हैं, जिसमें भोलानाथ तिवारी जी का 13 भाषा परिवार है, पर मुख्यतः हम लेते हैं 12 और भोलानाथ तिवारी का जब पूछेगा तो 13 लेंगे। इसमें प्रमुख में आते हैं भारोपीय, द्राविड़, चीनी, सामी हामी आदि। विलियम फॉन हम्बोल्ट ने भाषाओं के वर्गीकरण पर महत्वपूर्ण कार्य किया। कुछ विद्वान भौगोलिक आधार पर इसको 4 खंडों में विभाजित करते हैं। ये 4 खंड हैं यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया का भाग आता है, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और अमेरिकी खंड। अगला सवाल देखते हैं, द्राविड़ भाषा परिवार में शामिल भाषाएं कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मराठी या गुजराती? तो द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल और तेलुगु ये दोनों भाषाएं शामिल है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? कूट में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 आंसर्स लिया गया है। तो द्रविड़ परिवार जो है दक्षिण भारत की भाषाओं का समूह है। तो जो भी दक्षिण भारत की भाषाएं होंगी वो इसमें आएंगी। इसमें मुख्यतः 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। मराठी और गुजराती जो है वो भारोपीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ परिवार की जो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है वो है तमिल। तोडा और कोडगु जैसी जनजाति भाषाएं जो है वो इसी परिवार का हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई उड़ीसा, माल्टो बंगाल, तुलु कुर्ग या कोलामी बिहार? तो ये जो कोलामी है ये महाराष्ट्र के एरिया की भाषा है, इसीलिए ये बिहार से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलामी महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल और तेलंगाना के क्षेत्रों में बोली जाती है, बिहार में नहीं। माल्टो जो है वो राजमहल की पहाड़ियों, झारखंड या बंगाल की सीमा पर बोली जाती है। और तुलु जो है वो कर्नाटक के तटीय जिलों कुर्ग, कोडागू में प्रचलित है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा परिवार वाक्य और स्वर अनुरूपता की दृष्टि से यूराल अल्टाई परिवार से मिलता जुलता है? 4 ऑप्शंस हैं, चीनी, सामी हामी, काकेशियन या द्रविड़। तो जो भाषा परिवार वाक्य और स्वर की अनुरूपता की दृष्टि से यूराल अल्टाई परिवार से मिलता जुलता है वो परिवार है द्रविड़। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि द्रविड़ भाषाओं की व्याकरणिक संरचना और स्वर सामंजस्य यूराल अल्टाई में तुर्की, मंगोलियाई ये परिवार आते हैं, इसी के समान है। यूराल अल्टाई परिवार जो होता है वो अश्लिष्ट योगात्मक होता है, जहाँ विशेषता है द्रविड़ भाषाओं में आपको ज़्यादा मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की यो विशेषता क्या है? अश्लिष्ट, अंतः योगात्मक, मूल में विकार नहीं, 3 वचन या 3 लिंग। तो अभी हमने देखा कि द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो अश्लिष्ट और अंतः योगात्मक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 दूसरा भी इसमें सही है, मूल में विकार नहीं है। और चौथा जो है 3 लिंग होते हैं द्रविड़ भाषा परिवार में। द्रविड़ भाषा में जो प्रत्यय है वो अंत में जुड़ते हैं, इसीलिए इसको अंतः योगात्मक बोलते हैं। मूल धातु अपरिवर्तित रहती है,
इसमें 2 वचन होते हैं, संस्कृत की तरह 3 वचन नहीं होते हैं। और द्रविड़ भाषा में लिंग जो है वो विधान प्राकृतिक होता है, जबकि भारोपीय भाषाओं में ये अक्सर व्याकरणिक या कृत्रिम होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि 1, 2 और 4 मतलब ये अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक होती है। जब इसमें प्रत्यय आगे जुड़ता है तो मूल शब्द में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए मूल में विकार नहीं है। और इसमें 3 लिंग होते हैं, पर वचन 3 नहीं होते, 2 होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि का संबंध किस परिवार से है? ऑप्शंस हैं द्रविड़, चीनी या एकाक्षरी, सामी हामी या यूराल अल्टाई। तो गारो, बोडो, नागा और नेवारी, इनका संबंध है आपके चीनी, जिसको एकाक्षरी परिवार बोला जाता है। ये तिब्बत बर्मी शाखा की है। उत्तर पूर्वी भारत की ये भाषाएं हैं जो चीनी तिब्बती परिवार के अंतर्गत आती है। इसको एकाक्षरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मूल शब्द जो होते हैं वो प्रायः एक अक्षर के होते हैं। चीनी भाषा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और ये सुर प्रधान भाषा है, जिसको टोनल लैंग्वेज बोलते हैं। अगला सवाल है, अरबी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? यूराल अल्टाई, सामी हामी, भारोपीय या द्रविड़? तो अरबी भाषा का संबंध है सामी हामी परिवार से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामी हामी परिवार, जिसको हम सिमेटिक हिमेटिक परिवार बोलते हैं। अरबी, हिब्रानी और इथियोपियाई ये भाषाएं जो है वो सामी परिवार के अंतर्गत आती है और ये परिवार जो है पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला है। सामी भाषाओं की जो विशेषता है, इसमें त्रिवर्णीय मूल है, मतलब 3 व्यंजनों के बीच स्वर बदलकर नए शब्द बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अरबी का प्रभाव किस पर नहीं है? तुर्की, फारसी, चीनी या तमिल? तो अरबी लोग जो है व्यापार बहुत करते थे, इस वजह से व्यापार की वजह से उनका इधर उधर आना जाना होता था, तो उनकी भाषाएं जो है वो अलग अलग भाषाओं से मिली, क्योंकि वहाँ के लोग उनसे मिले तो शब्द आपस में मिले। तो अरबी जो है वो तुर्की से भी मिले, फारसी से भी मिले, तमिल से भी मिले, पर चीन जो है ये बहुत दूर था, इसलिए चीनी पर अरबी का प्रभाव आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तुर्की और फारसी पर इस्लाम के प्रसार के कारण अरबी शब्दावली और लिपि का गहरा प्रभाव है, और तमिल जो है वो व्यापारिक संपर्कों के कारण कुछ प्रभाव मिलता है, लेकिन चीनी भाषा जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र और अलग संरचना वाली है। अगला सवाल है, चाकू, कैंची, तमगा, तोप ये किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली या हिंदी? तो चाकू, कैंची, तमगा, तोप ये सब जो है लड़ाई में काम होने वाले हथियार हैं। तो मुग़ल जब भारत आए तो वो ये सारी चीज़ें लेके आए और वो तुर्की से थे, इसीलिए ये सारी भाषाएं जो है वो तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि मुग़ल काल के दौरान सैन्य और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कई तुर्की शब्द हिंदी में आए, जैसे कुली, बेगम, बारूद, बहादुर या सराय। पुर्तगाली शब्दों में गमला, अलमारी, बाल्टी, तौलिया महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, संथाली, मुंडारी, भूमिज इसका संबंध किस परिवार से है? द्राविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, बाटू या भारोपीय? तो संथाली, मुंडारी और भूमिज का संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। भारत के बीच और पूर्वी हिस्से की जनजातीय भाषाएं इसी परिवार की मुंडा शाखा का हिस्सा है। संताली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन में 2003 में शामिल किया गया है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? यूराल अल्टाई, अमेरिकी, भारोपीय या ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, जनसंख्या यहाँ की है, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है आपका भारोपीय भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलने वालों की संख्या और भौगोलिक विस्तार दोनों दृष्टि से भारोपीय परिवार सबसे बड़ा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, रूस ये शामिल है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक या आर्य परिवार भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मुंडा या कोल भाषा का संबंध किस परिवार से है? भारोपीय, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्राविड़ या सामी हामी? तो मुंडा या कोल भाषा जो है इसका संबंध आपके है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। मुंडा कोल भाषाएं जो है वो आग्नेय परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य है। अगला सवाल है, कौन सी भाषा परिवार केतुम और सतम 2 शाखाओं में विभक्त है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, भारोपीय, द्राविड़ या अमेरिकी? तो भारोपीय परिवार जो है ये केतुम और शतम 2 शाखाओं में बटा है। 100 की संख्या के उच्चारण के आधार पर इतालवी भाषाविद अस्कोली ने भारोपीय परिवार को केतुम और सतम
दो वर्गों में बांटा। केतुम वर्ग में जो है वो लैटिन, ग्रीक, अंग्रेज़ी और जर्मन आती है, और शतम वर्ग में संस्कृत, हिंदी, रूसी और फारसी आते हैं। अगला सवाल है, हिंदी के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। भारोपीय परिवार, शतम शाखा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या संस्कृत का शब्द। तो हिंदी तो संस्कृत का शब्द नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, वो सही है। हिंदी जो है वो शतम शाखा में आती है, ये भी सही है। और भारोपीय परिवार की भाषा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की शतम शाखा के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा समूह की आधुनिक भाषा है। हिंदी खुद फारसी मूल शब्द है, ना कि संस्कृत का। और हिंदी विकास का क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोपीय भाषा परिवार की केतुम शाखा के अंतर्गत आने वाला भाषा समूह कौन सा है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मनिक, इटैलिक, केल्टिक, रूसी, फारसी, हिंदी या अवेस्ता, काश्मीरी, बांग्ला। तो भारोपीय भाषा परिवार की जो केतुम शाखा है, इसके अंतर्गत आने वाला भाषा समूह है जर्मनिक, इटैलिक और केल्टिक। भारतीय परिवार जो है, भारोपीय परिवार, इसका विभाजन दो भाषा परिवार में हुआ है, एक शतम और एक केतुम। केतुम वर्ग में क्या होता है, कंठ ध्वनियाँ सुरक्षित रहती है, जबकि शतम वर्ग में जो है वो ऊष्म ध्वनियाँ वो एस में बदल गई। तो जर्मनिक जो है वो इंग्लिश, इटैलिक, लैटिन और केल्टिक इसी वर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं, इसीलिए जो जर्मनिक, इटैलिक और केल्टिक है वो केतुम वर्ग में आता है। तोखारी और हिट्टाइट भाषाएं जो है वो भौगोलिक रूप से पूर्व में होने के बावजूद केतुम वर्ग में आती है। ये नेट पेपर में पूछा जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने आभ्यंतर और बाह्य उपवर्गों के आधार पर हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण किस विद्वान के मत के विरोध में किया था? हार्नले, जॉर्ज ग्रियर्सन, चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने आभ्यंतर और बाह्य दो उपवर्गों में बांटा था हिंदी की बोलियों को। वो उन्होंने एक विद्वान के मत के विरोध में किया था। उन विद्वान का नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया था, भारतीय भाषा सर्वेक्षण LSI में आंतरिक और बाहरी उपशाखाओं का सिद्धांत दिया था। तो डॉक्टर तिवारी ने इस विभाजन को वैज्ञानिक नहीं माना और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले जो नाम दिया था, बिहारी और राजस्थानी नाम का प्रयोग भाषाई समूह के लिए किया था। अगला सवाल है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट रखने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या विद्यापति। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट रखने वाले जो प्रमुख विद्वान है वो है विद्यापति। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि देसिल बना सबजन मिठा ते तैसन जम्बब अवहट्ठा। तो ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि विद्यापति जो है, इनकी रचना थी पदावली, जो मैथिली भाषा में लिखी गई थी। इसके लिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी और इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला सवाल है, मुंडा भाषा परिवार की शब्दावली का प्रभाव हिंदी के किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है? क्रिया संरचना पर, गणना और गिनती पद्धति पर, लिंग विधान पर या कारक चिन्हों पर। तो मुंडा भाषा परिवार की जो शब्दावली है उसका प्रभाव हिंदी के गणना और गिनती पद्धति पर देखा जाता है। हिंदी की जो कोड़ी 20 वाली गिनती पद्धति है वो आग्नेय परिवार से प्रभावित है। भारत की आर्य भाषाओं ने मुंडा भाषाओं से 20 के आधार पर गणना करना सीखा है। मुंडा परिवार की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है संथाली, मुंडारी और हो, और ये परिवार जो है वो श्लिष्ट योगात्मक श्रेणी में आता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवेस्ता और संस्कृत के भाषाई साम्य को दर्शाती है? स ध्वनि का ह में परिवर्तन, प ध्वनि का फ में परिवर्तन, स्वरों का लोप या द्वित्व व्यंजनों की प्रधानता। तो अवेस्ता और संस्कृत के भाषाई साम्य को दर्शाने वाली विशेषता है स ध्वनि का ह में परिवर्तन। ईरानी भाषा अवेस्ता और वैदिक संस्कृत में गहरा साम्य है। संस्कृत की ध्वनि स जो है वो अवेस्ता में ह हो जाती, जैसे संस्कृत का सप्त अवेस्ता का हफ्त, संस्कृत का असुर अवेस्ता का अहुर। भारोपी परिवार की भारत ईरानी शाखा से ही भारतीय आर्य भाषाओं का निकास हुआ है। अगला सवाल है, अयोगात्मक भाषाओं जैसे चीनी, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रत्ययों का प्रयोग, स्थान प्रधानता और सुर उपसर्गों की बहुलता या शब्द रूप में परिवर्तन। तो जो अयोगात्मक भाषा है जैसे चीनी भाषा, ये भाषाएं जो है वो सुर प्रधान भाषा है और इसमें स्थान की प्रधानता होती है
तो यही इसकी विशेषता है। अयुगात्मक भाषाओं की जो प्रकृति है और प्रत्यय, इनका योग नहीं होता। इसमें शब्द का अर्थ उसके स्थान और बोलने के जो सुर है उससे बदल जाता है। इनको एकाक्षरी या निरअवयव भाषा भी कहते हैं। संसार की जो प्रमुख अयुगात्मक भाषाएं हैं उसमें चीनी, तिब्बती, सामी और बर्मी शामिल है। अगला सवाल है, हिंदी की खड़ी बोली को कौरवी नाम देने वाले विद्वान कौन है? लल्लू लाल, राहुल सांकृत्यायन, किशोरीदास वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? तो हिंदी की खड़ी बोली को कौरवी नाम देने वाले विद्वान है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इस क्षेत्र के प्राचीन नाम कुरु के आधार पर खड़ी बोली को कौरवी कहा और खड़ी बोली का उद्भव जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था लल्लू लाल और सदल मिश्र ने।